नमस्कार सर। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए। आपको तुमड़े के शब्द के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 मिला है। तो सबसे पहले आप हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए इस पुस्तक की रचना प्रक्रिया के बारे में और इसी से दूसरा सवाल कि तुमड़ी शब्द पे थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले शुरू करता हूँ आपके दूसरे प्रश्न से। तुमड़ी शब्द, तुमड़ी के शब्द का क्या मतलब है? तुमड़ी, आपने गांव में देखा होगा, जो साधु होते हैं वो एक लौकी जो गोल लौकी होती है वो सुखा करके और उसका सब निकाल देते हैं और सिर्फ शेल होता है। हाँ। उसके ऊपर तार लगा देते हैं और एक डंडी होती है और उसको बजाते हुए गाते हुए चलते हैं, भजन गाना जिसको। एक तारा की तरह का, एक तारा तो नहीं कहेंगे लेकिन एक तारा की तरह का, क्योंकि वो तो अपने से बनाते हैं, वो तो किसी उससे खरीदते नहीं हैं। और उसको वो बजाते हुए चलते हैं और उसमें वो भजन गाते हैं, उसके साथ कुछ गीत गाते हैं या भजन गाते हैं। तो तुमड़ी वही है। और तुमड़ी जो बजाने से शब्द निकलता है, ध्वनि निकलती है, और उसके साथ जो गायन होता है वो शब्द है। तो शब्द और ध्वनि दोनों उसमें होते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि तुमड़ी के शब्द में जो कविताएं हैं, वो संकलन में आप देखेंगे, वो संकलन राजकमल प्रकाशन ने छापा है। उसमें जो कविताएं हैं मोस्टली जो मार्जिनल कम्युनिटी, जो हमारे समाज के उपेक्षित समूह हैं, उनका जो नैतिक यूनिवर्स है, उनका जो पारंपरिक कल्चरल यूनिवर्स है, उनकी जो रिजिलियंस है, उनका जो संघर्ष है जीवन जीने का, और उस संघर्ष में कैसे जो हमारी जो जो कहते हैं जो पारंपरिक संस्कृति है, जो धार्मिक बिलीफ है, जो पंथों की, जैसे कबीर पंथ, रविदास पंथ, शिवनारायण पंथ, गोरखनाथ पंथ, इन्होंने जो जो एक भाव सृजित किया है हमारी संस्कृति में, वो कैसे उनको मदद करती है समाज में जीने में, समाज में अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने में। तो ये उसका पर्पस है। सर आपने अभी उपेक्षित वर्ग और कहीं न कहीं लोक की बात की। मुझे केदार जी का वो वक्तव्य याद आ रहा है जब उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था तो उन्होंने कहा था कि ये आधुनिक कविता की सीमा है कि आम जन तक उसकी पहुँच नहीं हो पा रही है। मतलब आप कविताएँ लिख रहे हैं जिस आम जन के लिए, वो उस कविता में वो पूरी तरह उपस्थित है पर उस तक वो किताब, वो पुस्तक नहीं पहुँच पा रही है या वो कविता उस तक नहीं पहुँच पा रही है। सर इसका क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं? उसका कारण ये है कि जो हमारी जो कविताएं हैं वो अपने डिक्शन में और भाषा में वो एक तरह से मध्यवर्गीय चेतना के से मध्यवर्गीय, जिसको हम कहते हैं मेट्रोपोल मिडिल क्लास, मेट्रोपोल मिडिल क्लास के आधिपत्य में हैं। और उनका जो हमारी जो भारत का जो 70% जनता जो गांव में रहती है, वो जो रूरल डिक्शन है वो कविता कविता मिस कर रही है, वो उसमें कम होती जा रही है। तो ये जो ग्रामीण डिक्शन है, जो भावबोध है, वो कविता में जितना आएगी उतनी ही उस कविता का स्वीकार एक बड़े समूह तक पहुंचेगा। दूसरा क्या है, कविता एक वाचिक विधा भी है। कविता एक पढ़ने के साथ साथ छपने के साथ साथ पढ़ी जाती है। तो पढ़ने के स्पेस कम होते जा रहे हैं। पहले क्या था कि लोग, बड़े बड़े आयोजन होते थे, मंच होते थे, या लोग इस तरह की रचनाएं पढ़ते थे जनसमूहों में, तो उससे वो फैलती थी। तो वो जितना क्योंकि वो आंदोलनों से भी जुड़ी होती थी, वो बहुत तरह के संघर्षों से भी जुड़ी होती थी, तो वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। आपने देखा होगा कई आंदोलन होते हैं तो उसमें जो गीत बनते हैं या कविताएं बनती हैं वो काफ़ी लोकप्रिय होती हैं। तो जनता के साथ कनेक्ट कम होता जा रहा है कविता का, फॉर्म के लेवल पर भी और कंटेंट के लेवल पर भी। सर काव्य लेखन की एक लंबी परंपरा रही है और अगर आधुनिक कविता में बात करें तो लगभग 100 साल का ये इतिहास है। कभी कुछ लिखता है तो कहीं न कहीं वो अपने परंपरा से प्रभावित रहता है, कुछ लिखता है। गालिब से लेके आगे त्रिलोचन जी ने भी कहा कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी। इस काव्य की लंबी परंपरा में कविता लेखन की, आप स्वयं को किस परंपरा से जोड़कर देखते हैं? किस कवि के ज़्यादा निकट पाते हैं? देखिए, मैं वैसे
अगर ऐसे कहें तो मुझे कबीर, रविदास, शिवनारायण, ये जो भक्ति पोएट्स हैं वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। उसमें तुलसी भी है। ये मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। इसके बाद जो दूसरी धारा है जो आज़ादी के बाद कॉलोनियल टाइम में जो कविता में आती है, उसमें मुझे निराला बहुत प्रिय हैं और बहुत प्रभावित करते हैं। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, अरुण कमल और राजेश जोशी, ये हमारी कविता की परंपरा है अगर आप कहें तो। मुझे ये कवि प्रभावित करते हैं और इनसे मैं संवाद करता हूँ अपनी कविता में। सर जैसे आपको तो लोग पढ़ते हैं, स्वयं आप एक बड़े कवि हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जिन कवियों का नाम लिया, आपके प्रसिद्ध, आपके प्रिय कवि हैं वो, कुछ ऐसे कविता संग्रह हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि जो कविता पढ़ना चाहता हो और जो हिंदी बैकग्राउंड का ना भी हो, सामान्य रूप से उसे अगर कविता पढ़नी हो तो वो किन कवियों से शुरू करे, कहाँ से कविताएं पढ़े, किन कवियों की कविताएं पढ़नी चाहिए उसे आधुनिक कविता में? देखिए, आधुनिक कविता में अगर आप देखें तो निराला को पढ़ना चाहिए। निराला के संकलन सब उपलब्ध हैं। कविताएं सारी आजकल तो कविता कोश वगैरह में भी हैं, लेकिन किताब लेके पढ़ने का अलग सुख है। तो किताबें उनकी जो संकलन है वो ली जानी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें तो जो आगे के, जैसा हम जिन कवियों का हमने नाम बताया, जिसमें कि केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह का अकाल में सारस बहुत ही अच्छा संकलन है, साहित्य अकेडमी में मिला था। और उनकी प्रतिनिधि कविताएं हैं। अरुण कमल, राजेश जोशी की प्रतिनिधि कविताएं हैं, उनके संकलन हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है पढ़नी चाहिए। और एक बार जब कविता आदमी पढ़ना शुरू कर देता है तो कविता पढ़ने की आदत भी हो जाती है, तो वो बननी चाहिए। और वो मुझे लगता है कि संकलन आजकल जो राजकमल की सीरीज है प्रतिनिधि कविताओं की, उसमें बहुत सारे कवियों की हैं और वो काफ़ी मदद करेंगी हमारे पाठकों को, वो अगर पढ़ना चाहें तो। और कम दाम में रुपए की हैं, तो पाठक आसानी से खरीद भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और उससे काव्य चेतना का प्रसार भी हो सकता है। सर एक सवाल कविता के विषय वस्तु को लेकर था कि क्या जो विषय है वो अपना आकार, यानी मैं कहना चाहूँ कि अपनी विधा स्वयं ढूंढ लेता है, या रचनाकार को उसके लिए कोई रचनात्मक प्रयास करना होगा कि ये मुझे इसे इस विधा में ढालनी है, मेरी अपनी इस बात को मैं इस विधा में कहना चाहता हूँ, या क्या विषय वस्तु अपनी विधा स्वयं तलाश कर लेता है? मुझे लगता है दोनों ही होता है। कुछ विषय वस्तु अपनी विधा खुद तलाश लेते हैं और उसको फिर आप दूसरी विधा में आपको कहने के लिए उस विषय वस्तु में भी बदलाव करना पड़ता है आपको विधा। लेकिन कई बार ये होता है कि जो आपको कहना है वो आप एक माध्यम में जब कहते हैं तो आपको लगता है कि कंप्लीट नहीं हुई बात, तो फिर आप दूसरे माध्यम में कहते हैं। कभी आपने कविता में कोई भाव कही, फिर उसको कहानी में आप ले जाते हैं, फिर उसको आप वो आप अपने डिस्कोर्स में ले आते हैं। तो एक तरह का ही जो आत्मचिंतन है वो कई जगह अभिव्यक्त होता रहता है। लेकिन ये जरूर है कि कविता बहुत संघनित विधा है। इसमें बहुत कहने का स्पेस नहीं है, यानी बहुत तरह के व्याप्ति, यानी कहते हैं खूब फैला के कहने का स्पेस नहीं है। उपन्यास कहानी में आप किसी भी चीज़ को डिटेलिंग कर सकते हैं, कविता में डिटेलिंग का स्पेस नहीं है। तो जो लोग डिटेलिंग करना चाहते हैं किसी चीज़ में, उन्हें कविता कहानी में जाना पड़ेगा। जो डेंसली कहना चाहते हैं, संक्षेप में अपने भाव को व्यक्त करना चाहते हैं, उन्हें कविता में आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कहानी अगर आप लिखेंगे संक्षेप में, भावों का तो कोई कहेगा ही नहीं कहानी है। तो विधाओं का कहन से गहरा रिश्ता है। आखिरी के एक दो सवाल सर पूछूंगा आपसे। ये जो सर इस समय ये समय जो चल रहा है, ये बाजार केंद्रित जो सभ्यता है, इसमें कविता का, और ना सिर्फ कविता का भी, साहित्य की उपयोगिता को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि साहित्य, जैसा कि आपने अपने ही बातचीत में बताया कि वो जो पहले संगोष्ठियाँ होती थी या वो होते थे, उससे दूर होते जा रहे हैं लोग। ऐसे समय में साहित्य की उपयोगिता क्या है, और फिर ये साहित्यकार की जिम्मेदारी किस तरह से बनती है कि इस उपयोगिता को सुनिश्चित करे, आगे बढ़ाए इस चीज़ को? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, साहित्य की उपयोगिता हर क्षण रहती है, भले ही मार्जिन में रहे, लेकिन रहती है। साहित्य अगर 10 लोगों का भी हृदय परिवर्तन कर देता है, उनमें संवेदना जगा देता है, तो साहित्य की सफलता है।
बस ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी तो अधिक से अधिक लोगों को परिवर्तित करेगी। साहित्य ठीक है कि बाजार का ये दौर है और इस समय साहित्य भी बाजार में है, तो बाजार में जो बाजार की जो प्रवृत्तियां हैं वो साहित्य को बाधित भी करती हैं, लेकिन इसी बीच से हम जनता के बीच पहुंचते भी हैं और पहुंच के उसके मन और मस्तिष्क में तब्दीलियां भी करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है कि साहित्य की रेलेवेंस कभी भी खत्म नहीं होगी। जब तक सभ्यता है तब तक साहित्य है, और जैसे जैसे सभ्यता विकसित होगी साहित्य की जरूरत और पड़ेगी। सभ्यता फ्रीज अगर है, जड़ हो रही है, तो साहित्य का रेलेवेंस थोड़ा कम होता जाएगा। और दूसरा ये है कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि साहित्य को इस समय बाजार में अपने को वस्तु में बदलने से रोकना है, ये साहित्य का सबसे बड़ा संघर्ष है। और वो करके जब साहित्य आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है और महान रचनाएं पैदा होंगी, क्योंकि उसको अपने को भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को भी रोकना है। जो बाजार सबको बदल रहा है, साहित्य को ना बदल दे। जो ये लिट फेस्ट वगैरह हो रहे हैं जिसमें वो एक वस्तु की तरह, सिर्फ एक फेस की तरह लोग, आप गए, आपने 10 लोग सामने बैठे हैं, आप बोल दिए चले आए, आपका नाम आ गया पोस्टर में, बड़े बड़े बैनर में और बड़े बड़े सोशल मीडिया पर आ गया, उनका काम खत्म हो गया, तो वो उस पर स्पॉन्सर मिल जाते हैं। बट ये मुझे लगता है साहित्य को मिनिमाइज करेगी ये प्रवृत्ति। ये धीरे धीरे साहित्य के प्रति ऊब पैदा कर देगी अगर यही रही तो। लिटफेस्ट इन वन वे साहित्य के लिए वेन्यूज भी हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, दूसरी तरफ क्राइसिस भी हैं। उनसे मुझे लगता है कि जो आयोजक हैं उनको बहुत सीरियसली लिटफेस्ट कराना चाहिए, जो भी करा रहे हैं। सिर्फ उनको स्पॉन्सर के लिए और बाजार के लिए और पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। सर इसी से जुड़ा एक सवाल कि फिर जो आपने सोशल मीडिया की बात कही, सोशल मीडिया के आने के बाद साहित्य का रूप बदला भी है, उसके प्रचार प्रसार में गति एक आई है। दूसरी तरफ जो आपने बात कही कि जो संकुचन, मानसिक संकुचन हुआ है, सोशल मीडिया की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस पूरे साहित्य के प्रचार प्रसार में भी, रिच में भी, लोगों के पहुंचने तक में भी, और उसके नकारात्मक पक्ष आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक तरफ साहित्य को फैला रही है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है। दूसरी तरफ कहते हैं ना, तुरंत फुरत साहित्य को तुरंत फुरत में बदल दे रही है। चलते समय आपने ऑटो में पढ़ लिया, हो गया आपका काम। मतलब ये कहते हैं ना, साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो एक कनेक्ट साहित्य से बनाते हैं, वो कनेक्ट इसमें नहीं बनता है। वो कनेक्ट जब आप किताब में बनते हैं, तभी पढ़ते हैं, तभी बनता है, तब आप उसको ओन करते हैं। इसमें आप किसी चीज़ को ओन नहीं करते। सोशल मीडिया में कोई किसी चीज़ को ओन नहीं करता, कह के अपनी ही बात को 1 मिनट में कुछ कहा, दूसरे मिनट में कुछ कह देता है, तीसरे मिनट में कुछ कह देता है। तो सोशल मीडिया इन दैट वे साहित्य को तुरंत फुरत में बदलती है और फैलाती भी है, ये भी बात है। जैसे अब आपके उसमें ये आएगा तो 12,000 लोग देखेंगे, लेकिन अब वो जब सीरियसली उसको अगर नहीं उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तब ये तुरंत फुरत होकर रह जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप प्रिंट में भी ले जाइए, यानी इसको आप ट्रांसक्राइब करिए और ट्रांसक्राइब करके जो पत्रिकाएं हैं उसमें भी छपनी चाहिए इस तरह के इंटरव्यूज। ठीक है सर, आप बस अपनी पसंद की अपनी ही कोई 4 पंक्तियां अगर आप सुनाना चाहें, कहना चाहें तो। एक मैं इधर लगातार सुना रहा हूँ, फिर से सुना दे रहा हूँ, मैंने सुनाया भी था अभी हाल में, कि जो एक मेरी कविता है माँ का गीत, मदर्स लल्लाबाई जिसको कहते हैं, उसकी पंक्तियाँ आपको सुना दे रहा हूँ। कविता, अगर तू सूर्य होता तो दिन भर आसमान में जलता रहता, अगर तू चांद होता तो तुम्हें कसाई के कत्ते से पूर्णिमा से एकम तक रोज रोज कटना पड़ता, अगर तू तारा होता मेरे लाल तो मुझसे कितना दूर होता, अच्छा हुआ तू बद्री नारायण हुआ। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।